चलो भैया हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखो जाए एक प्रोग्राम, आज हम लोग उसी में कुछ और डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे इफ एल्स के। ठीक, लिखना शुरू करो। राइट अ प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट नंबर ऑफ डेज, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट number of days and calculate the library fine. Input number of days and calculate the library fine using, calculate the library fine using, और इसके बाद ये स्लैब बना लो। स्लैब का मतलब होता है टेबल, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने कहा नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज, और हमने यहाँ पे कह दिया फाइन पर डे, फाइन पर डे, ठीक है। नंबर ऑफ डेज, अगर किसी ने कहा जैसे कि लाइब्रेरी में होता है ना कि 2 दिन के बाद बुक रिटर्न लेट की तो वहां पे फाइन लगा देते हैं ना, उसी के लिए क्वेश्चन। अगर नंबर ऑफ डेज हमारे 1 से लेके 3 तक दिन, 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन लेट हो गई, ठीक है, तो हमारा फाइन जो लग रहा है वो लाइब्रेरियन करेंगे भाई हम 2 रुपये 50 पैसे पर डे के हिसाब से फाइन लगाएंगे। ऐसे नोट करते चलो। अगर 4 से लेके 8 दिन तक हुआ तो ये फाइन बढ़ के हो गया 4 रुपये पर डे। फिर इसके बाद 8 से लेके 15 डेज तक कहीं हो गया तो ये फाइन हो गया बढ़ के हमारा 6 रुपये। और अब 15 डेज ये हमारा फाइन जो बढ़ के हो गया वो हो गया 10 रुपये। ऐसे नोट कर लो। हाँ अच्छा, 1 मिनट, हाँ सही कह रहे हैं। एक यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक है, ये 9 to 15 होना चाहिए ना, 8 डेज तो वहीं पे आ गया तो ये 9 से 15 होगा। सही है, 9 to 15, ठीक है। क्वेश्चन सबको आ गया समझ में? थोड़ा सा पार्ट हम बताएंगे, थोड़ा तुम लोग बनाओगे। क्या है इस क्वेश्चन को एक बार फिर भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं और अच्छे से। क्वेश्चन में क्या हो रहा है पहले नोट कर लो। अच्छा, हो गया नोट? अब समझना बहुत ध्यान से भाई। जैसे कि हम लोगों ने मान लो लाइब्रेरी की बुक जो है 2 दिन के बाद लेट रिटर्न की, 2 दिन लेट हो गए रिटर्न करने में, तो कोई बता दो फाइन कितना आएगा? 2 दिन है ना, और एक पर डे का फाइन कितना वो इम्पोज कर रहे हैं? 2.50। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे 2 दिन मल्टीप्लाइड बाय पॉइंट ये तो 5 रुपए फाइन लगा। मान लो 5 दिन के बाद हमने कहीं रिटर्न की तो कितना लगेगा? हाँ 5 into 4, फिर 4 रुपए के हिसाब से लगने लगेगा ना। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम एक काम करेंगे, आज हम लोग इस क्वेश्चन को स्कैनर क्लास से बनाएंगे, ठीक है। तो चलो जय स्टार्ट करो, लिखते चलो साथ में, क्योंकि स्कैनर क्लास काफी दिन हो गए। स्कैनर क्लास में चलो भाई सब लोग टाइम से आया करो, ऑलरेडी हम शुरू करते लेट फिर, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें इसको स्कैनर क्लास से बनाना है। स्कैनर क्लास में स्टार्ट करो लिखना, स्कैनर क्लास तक लिख डालो। इंपोर्ट, देखो स्कैनर क्लास आता है कि नहीं? नहीं आता है? अच्छा, बाकी लोग लिखो जा। देखो अच्छा, जिसको स्कैनर नहीं आता तो एक बार हम फिर से बता रहे हैं। यहाँ पे क्या है हमारा इंपोर्ट, हम सबसे पहले स्कैनर क्लास में लिखते हैं इंपोर्ट की लाइन हमेशा, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्टिक। फिर इसके बाद क्लास का नाम हमने कुछ भी दे दिया, क्लास का नाम दे दिया लाइब्रेरी, क्लास का नाम लाइब्रेरी, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। और अब इसके बाद हमने क्या किया, स्कैनर क्लास ना, ठीक है। हम लोग तुम अभी नोट कर, हाँ जावा डॉट यूटिल डॉट एस्टिक, हाँ बिल्कुल कर सकते। देखो 2 अच्छा क्वेश्चन है, ये भी समझ लेते हैं हम लोग। 1 मिनट रुक जाना, देखना। जैसे किसी ने कहा कि हम इंपोर्ट की जगह हम लिख रहे हैं इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्टिक। सुनना है यहाँ पे यूटिल क्या चीज है पहले ये कंफर्म करो। पैकेज,
पैकेज है ना, पैकेज के अंदर क्या होते हैं, क्लास। तो क्या है जो हमारा यूटिल है ना, यूटिल के अंदर बहुत से क्लास हैं, एक इसी में क्लास है स्कैनर, इसी में स्ट्रिंग टोकनाइजर और भी ढेर सारी क्लासेस हैं उसके अंदर, ठीक है, इसको सुन लेना, ठीक है। तो अगर हमने स्ट्रिंग में लिखा util डॉट एस्टिक, एस्टिक को सुना होगा, ये वाइल्ड कार्ड होता है, वाइल्ड कार्ड, एस्टिक का मतलब होता है ऑल, तो यानी अगर हमने लिख दिया util डॉट एस्टिक, इसका मतलब ये है हम util के अंदर जितने भी क्लास हैं हम सबको इस्तेमाल कर सकते हैं, समझ में, ऑल सारे क्लास यूज करेंगे, कोई एरर नहीं आएगी। लेकिन अगर हमने ऐसा कर दिया, हमने यहाँ पे लिख दिया util डॉट स्कैनर, जो इन्होंने बोला है, तो समझना इससे क्या होगा, इससे इसका ये मतलब है तुम ये कह रहे हो कि यूटिल के अंदर जो स्कैनर क्लास है केवल हम वो यूज करेंगे, बाकी के हम नहीं यूज करेंगे। तो हालांकि हम स्कैनर ही यूज कर रहे हैं तो ये भी सही है, वो भी सही है, लेकिन कुछ और भी यूज करना होगा तो एरर आ जाएगी। पॉइंट समझ में आया? तो हम लोग कोशिश क्या करेंगे कि हमेशा एस्टिक लगाएंगे, लेकिन डॉट स्कैनर लिख रहा हो तो गलत नहीं है, वो भी सही है, ठीक है। चलो इसके बाद अब क्या करें, अगली लाइन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, स्कैनर, स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, यहां तक हर बार प्रोग्राम में लिखना ही पड़ता है। स्कैनर का कोई भी प्रोग्राम हो इतना तो तुम्हें लिखना ही पड़ेगा ना। अब हम लोग का प्रोग्राम शुरू होगा। प्रोग्राम में हमें इनपुट क्या करना है ये बताओ, क्वेश्चन में लिखा होगा ना क्या इनपुट करना है, नंबर ऑफ डेज, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक लाइन छोड़ के यहाँ पे हम मैसेज देंगे SOPLN एंटर नंबर ऑफ डेज, एंटर नंबर ऑफ डेज। क्या नंबर ऑफ डेज आ गए क्या हमारे पास? नहीं, अभी तो तुमने मैसेज दिया है ना, नंबर ऑफ डेज हमें डी में इनपुट कराना है मान लो, तो डी में इनपुट कराना है और नंबर ऑफ डेज कैसे होंगे, इंटीजर होगी वैल्यू। तो इंटीजर वैल्यू के लिए कौन सा फंक्शन होता है, हाँ, तो ये हमारे नंबर ऑफ डेज आ गए। पॉइंट समझ में आया? ये स्कैनर क्लास से इनपुट बोला गया, इतना नोट कर लो। हाँ, अब नंबर ऑफ डेज आ चुके हैं, अब हम लोग का शुरू होगा क्या, इफ एल्स, ठीक है ना। अब एक चीज और सुनना जा, पहले इतना नोट कर लो, कर लिया। अब इस क्वेश्चन में अगर हमको यही चीज पैरामीटर से बनानी होती तो क्या चेंजेस आते, ये जरा समझना। देखो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं उस केस में, अगर पैरामीटर से बनाते, क्लास, क्लास का नाम लगा लिख देते लाइब्रेरी, फिर हम बनाते हैं यहाँ पे क्या, वाइड मेन, और वाइड मेन में हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे, इंटीजर डी। अब यहाँ पे देखो ये भी इनपुट है, ये भी इनपुट है, किससे है ये इनपुट, पैरामीटर से, पैरामीटर से, और ये भी डी में वैल्यू आई है, बट किसके थ्रू आई है, स्कैनर। तो ये दो अलग अलग तरीके हैं, पेपर में नहीं लिखा है तो तुम्हारी मर्जी, इससे बना दो चाहे इससे बना दो, ऑब्वियसली ये इजी है, बट 10th में तो इसी से बनाना पड़ता है, ठीक है, लेकिन 9th में भी बनवाते हैं बहुत से स्कूल में, तो ठीक है। चलो अब हम लोग इसके बाद प्रोग्राम लिखेंगे क्या, इफ एल्स का ना, प्रोग्राम इफ एल्स का आएगा। अब कैसे स्टार्ट करना चाहोगे कोई बताओ, इफ थोड़ा पार्ट हम बताए, थोड़ा तुम बताओ। इफ क्या, डेज कहां से कहां तक, पहली बार में देखो क्या है, 1 से 3, यानी 1 या 1 से ज्यादा, 3 या 3 से लेस। हाँ, तो हम लोग क्या लिखेंगे, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड डी लेस देन इक्वल टू 3। ये पॉइंट समझ में आया, ठीक है। अगर इतने दिन होते हैं तो हमारा जो फाइन होगा एफ, वो कितना लगेगा बोलो, इतना नहीं लगेगा, 2.50 मल्टीप्लाइड बाय डेज। मान लो 2 दिन है तो 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 2 होगा ना, 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो 5 में हम क्या लिख दें यहाँ पे बोलो, 2.50, तो एक दिन का है ना मल्टीप्लाइड बाय डेज। और हमें पता है जो डेज होंगे वो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, क्योंकि हम कंडीशन को चेक करके यहाँ पे पहुंचेंगे ना, ठीक है। इसको नहीं कर सकते हैं वो भी, लेकिन हम इसको सबसे नीचे प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग स्टैंडर्ड मेथड पे चलने वाले हैं। तो अब इसके बाद फिर क्या करा हमने, एल्स इफ। अगली कंडीशन क्या बनती है, d ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड d लेस देन इक्वल टू क्या, 8। अगर ऐसा हो गया तो फाइन क्या बना, अब हमारे पास हर दिन का 4 रुपया लग रहा है ना, 4 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डेज।
So it will be 4 into D. Point is clear? Now the same way बाकी के भी हम लोग लिखेंगे, कंप्लीट करो। लास्ट वाले में एल्स लगा देंगे, वहां पे कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है। बन गया? चलो, तो अब यहाँ पे इसके हम एक प्रोग्राम देंगे भी तुम लोग को करने को भी। एल्स इफ डी ग्रेटर देन इक्वल टू 8 एंड डी लेस देन इक्वल टू 15। अगर ऐसा हो गया, अब फाइन हमारा जो बनने वाला है, फाइन कितना? हाँ, 6 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय डेज। और नहीं तो अगर नंबर ऑफ डेज अब 15 चले गए, 16, 17, 18, 100 कितने भी दिन हो, उस केस में हमें पर डे का 10 रुपीज पे करना पड़ रहा। तो फाइन इक्वल टू अब क्या हो जाएगा? 10 रुपीज, 10 इंटू नंबर ऑफ डेज। हाँ बोलो। हाँ अच्छा, ये चलो, हाँ सही कह रहा है। 8 की जगह उस समय भी हमने गलत लिख दिया था, ये 9 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे d ग्रेटर देन इक्वल टू 9 एंड अब इसके बाद कोई एक कंडीशन ट्रू होगी ना, कोई तो एक होगी ट्रू। तुमने अगर 5 डेज दे दिया तो यहाँ पे आके रुक जाएगा। तो जब ये रुक जाएगा तो क्या ये बाकी सब चेक होंगे क्या? बताओ, नहीं, क्योंकि वो सब क्या है, हमारे एलसीफ है ना। एक भी ट्रू हो जाता है तो बाकी के चलते ही नहीं है। और जब वो, ठीक है, इसके बाद ये खत्म होगा तो हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे टोटल फाइन इक्वल टू प्लस एफ। ये और ये हमने वाइड मेन बन किया और ये क्लास बन किया। और इसमें एक्स्ट्रा वेरिएबल कितने आ गए इस प्रोग्राम में? एक्स्ट्रा वेरिएबल बताओ भाई, एक्स्ट्रा वेरिएबल हाँ कितने एक्स्ट्रा वेरिएबल? एक, कौन सा? एफ। इस प्रोग्राम में कितने वेरिएबल डिक्लेयर करोगे? 2। इसको भी डिक्लेयर करना पड़ता है स्कैनर क्लास में ना। तो हम लोग डिक्लेयर करेंगे क्या? इंटीजर डी और क्या? डबल एफ। ये नोट करो, स्कैनर डी और डबल एफ। अब ये जाके हमारा कंप्लीट प्रोग्राम बन गया। एक छोटा सा प्रोग्राम हम और बताएंगे, फिर तुम लोग ट्राई करना। ठीक, देखो क्वेश्चन दिया, input monthly salary of an employee, input monthly salary of an employee, monthly salary of an employee and calculate input monthly salary of an employee and calculate annual income tax and calculate his annual income tax using following slab SLAB, slab का मतलब टेबल, using following slab। और यहाँ पे लिख लो, फिर कुछ बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमने कह दिया एनुअल इनकम, हमने यहाँ पे बोला एनुअल इनकम, ये देखो। और यहाँ पे आ गया एनुअल इनकम टैक्स, एनुअल इनकम टैक्स, ये ठीक है। अगर किसी की एनुअल सैलरी लेस देन इक्वल टू 2.5 लाख होती है, 2.5 एल का मतलब लाख से है, ठीक है ना, 2.5 लाख या उससे कम होती है, तो एनुअल इनकम टैक्स में उन्होंने बोला नील, यानी उसको कोई टैक्स देना ही नहीं है। अगर सैलरी उसकी 2.5 लाख से ऊपर निकल गई लेकिन लेस देन इक्वल टू 5 लाख है, तो उस केस में जो एनुअल इनकम टैक्स है वो लग रहा है इसमें 1000 रुपीज तो लगेगा, प्लस लगेगा 10% ऑफ इनकम, 10% ऑफ इनकम एक्सीडिंग 2.5 लाख। ये अभी हम लोग समझेंगे एक्सीडिंग का मतलब क्या है, नोट कर लो फिलहाल।
10% ऑफ इनकम एक्सीडिंग 2.5 लाख लिखा हुआ है, नोट करते चलो साथ में। फिर किसी की इनकम अगर मान लो 5 लाख से ऊपर हो गई और लेस देन इक्वल टू 10 लाख हो गई, तो उससे कहा जा रहा है कि भाई आपको 3000, 3K का मतलब 3000, हमने शॉर्ट में लिख दिया 3000 आपको देने पड़ेंगे, साथ में आपको 20% ऑफ इनकम एक्सीडिंग 5 लाख देना पड़ेगा। और किसी की सैलरी अगर कहीं अबव 10 लाख हो जाती है, मान लो किसी की सैलरी 10 लाख के ऊपर अगर चली गई किसी वजह से, तो यहाँ पे उस केस में उसको देना पड़ेगा 10,000 प्लस 30% ऑफ इनकम एक्सीडिंग 10 लाख। हाँ, अभी हम सब बताएंगे, पहले क्वेश्चन नोट कर लो। ठीक है, क्वेश्चन कॉपी हो गया। अब एक मिनट जरा ध्यान से सुनना कि इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि अभी तुम लोग को इससे कोई मतलब नहीं है, तो चीज़ें शायद कुछ कुछ ना पता हो। क्या होता है, हम लोग के टैक्स बहुत तरह के होते हैं ना। एक हम लोग का क्या होता है टैक्स, एक होता है जीएसटी, है ना, और कोई बोलो इनकम टैक्स, और कोई बोलो सेल टैक्स, और बोलो कोई हाउस टैक्स। ऐसे बहुत से टैक्स होते हैं, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे कस्टम टैक्स भी होता है, जब हम दूसरे देश से सामान लाते हैं तो हमें कुछ टैक्स देना पड़ता है। हाँ, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कस्टम टैक्स। तो यहाँ पे अभी बात हो रही है कि ये इनकम टैक्स क्या चीज़ है, हमें इनकम टैक्स से मतलब है। तो इनकम टैक्स का मतलब होता है टैक्स ऑन इनकम, टैक्स ऑन इनकम। मान लो अगर किसी ने कहा कि किसी की सैलरी मान लो 40,000 पर मंथ है, 40,000 रुपये उसके पर मंथ की सैलरी है, तो गवर्नमेंट उससे हर महीने टैक्स नहीं लेती है, हर महीने टैक्स नहीं लेगी। कब लेगी, साल में एक बार। कब लेती है, 31 मार्च, जो आखिरी दिन होता है, कहता है इस दिन तक आप टैक्स भर दो। ठीक है, उससे पहले भी भर सकते हो। तो अब मान लो अगर हमारी 40,000 रुपये सैलरी हो गई पर मंथ की, तो अब ये मंथली सैलरी हो गई ना, तो हमारी जो एनुअल सैलरी हो गई वो कितनी हो गई, बोलो एनुअल सैलरी कितनी हो गई हमारी, कैसे होगा, 12 मल्टीप्लाइड बाय 40,000 ना, तो हमारी 4,80,000, इतनी हमारी साल भर की इनकम हो गई। क्लियर। अब मान लो हम लोग इतनी इनकम मिलती है किसी को सैलरी से, ये तो अकाउंट में आती है, ये तो कोई छुपा ही नहीं सकता। अब इसके अलावा वो कोई बाद में काम और भी करता है, समझ में आया, बाद में वो शाम को कुछ और भी काम कर लेता है, उससे भी वो कमा लेता है। उसने मान लो जो है साल भर में 5 लाख रुपए वहां से एक्स्ट्रा वो कमा लेता है, लेकिन अब वो ये करता है इस 5 लाख को अकाउंट में जमा नहीं करता है। समझना ध्यान से, 5 लाख को अकाउंट में जमा नहीं करता है। अब जमा नहीं करा तो गवर्नमेंट को थोड़ी ना पता कि उसने 5 लाख और भी कमाए, पता चला क्या, वो तो जब बैंक में जमा होता है तो उसके पास सारा रिकॉर्ड आ जाता है कि भाई आपके अकाउंट में आए, चलो आप ही के पैसे। तो क्या हुआ, अगर हमने ये नहीं दिखाया और इसके बाद इसका हम इसका टैक्स भी नहीं देंगे, फिर तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लैक मनी। क्या हो जाती है हमारी, ब्लैक मनी। मतलब ब्लैक मनी किसको बोला गया, वो मनी, वो इनकम जिसपे आपने टैक्स नहीं दिया, ये ब्लैक कलर की नहीं होती है, मतलब समझ में आया। हाँ, ब्लैक मनी मतलब जिसपे टैक्स नहीं दिया जाता है, उसी को ब्लैक मनी। अगर आपने अकाउंट में, इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, ऑनलाइन को बढ़ावा दे रही है कि तुम कहीं ना कहीं तो जमा करोगे, और कहीं उसको पता चल गया तुम्हारे घर में 5 लाख रुपए रखे हैं, तो वो घर में तुम्हारा छापा मारेगी, कहेगी पहले बताओ ये 5 लाख आए कहाँ से। अगर तुमने बता दिया कि भाई हमने ऐसे कमाए हैं, तो फिर वो लगाएगी तुम्हारे ऊपर पेनाल्टी कि भाई इसका टैक्स बना था इतना, अब इसका आपको 10 गुना देना पड़ेगा। 20,000 रुपये बना, अब इसका 2 लाख रुपए आप दीजिए। समझना, अब तुमने कहा हम नहीं बता पाएंगे, भाई हम बता ही नहीं पा रहे कहाँ से आएगा, तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, इसको जब्त कर लेगी, जाओ नमस्ते टाटा, और तुम्हें भी अंदर जेल में डाल देगी।
आनंदपुरी में एक केस हुआ था, तुम्हें शायद याद होगा ना, है? उनके घर में कितने करोड़ मिले थे, याद है? हैं? हाँ, 300 करोड़ मिले थे। वो वही होता है, ब्लैक मनी थी, मतलब उसको दिखाया ही नहीं गया वो कहाँ से आया था, और वो सब आए इनकम टैक्स वाले उठा के ले गए। इनकम टैक्स वाले सोचो 300 करोड़ बहुत होता है, गिनने में हम लोग को कम से कम 2 महीने लग जाएंगे, ठीक है ना। तो फिर वो ये होता है, तो उन्होंने कहीं से कमाए होंगे लेकिन टैक्स नहीं दिया तो वो ब्लैक मनी बन गई, ठीक है। तो ये चीज होती है। खैर, हम लोग अभी बात कर रहे थे कि हमारा जो टैक्स है वो कैसा दिया जाता है, एनुअल, साल में एक बार। अगर साल भर में हमारी इनकम केवल 2.5 लाख रुपए तक हुई, 2.5 लाख तक, तो क्या हुआ उस केस में हमने नील का मतलब क्या, कोई टैक्स नहीं दिया हमने, कोई भी टैक्स नहीं दिया। और अगर 2.5 लाख से 5 लाख हो गए, इधर सुनो जरा ध्यान से, अगर 2.5 लाख से 5 लाख तक की इनकम हो गई तब हम किस हिसाब से टैक्स दे रहे हैं, देखो जरा, ये थोड़ी सी नई चीज है तुम लोग के लिए, ध्यान से समझना। हम टैक्स कैसे दे रहे हैं, गवर्नमेंट कह रही है आपको 1,000 रुपए देने पड़ेंगे और साथ में कितना और देना पड़ेगा, 10% ऑफ इनकम एक्सीडिंग 5 लाख, एक्सीडिंग 2.5 लाख। इसका क्या मतलब है, मान लो इसी पर्सन की सैलरी की बात हो रही है, 4,80,000 है, तो अब ये कितना टैक्स देगा, ये किस वाले स्लैब में आया, वो इस वाले स्लैब में आया ना, 2.5 से 5 लाख वाले में आई उसकी सैलरी, तो उसको टैक्स ऐसे देना पड़े, 1,000 प्लस 10% ऑफ, सुनना जाए ध्यान से, 10% ऑफ एक्सीडिंग 2.5 लाख का मतलब है जितनी सैलरी उसकी 2.5 लाख के ऊपर निकल गई, कितनी निकल, कैसे पता चलेगा कितनी ज्यादा है 2.5 लाख से, 4,80,000 से 2.5 लाख को हम क्या कर देंगे, माइनस, तो जो बचेगी उसका 10% गवर्नमेंट लेगी। तो यानी हम इस बात को ऐसे लिखेंगे, 10% ऑफ क्या, एनुअल सैलरी माइनस 2,50,000। कुछ पॉइंट समझ में आया? तो ये क्या चीज लिखी है, ये हमारी लिखी हुई है क्या, एक्सीडिंग सैलरी, ये क्या है हमारी एक्सीडिंग, यानी इतने से 2.5 लाख से कितनी ऊपर चली गई, वो यहाँ पे कैलकुलेशन है। क्वेश्चन समझ में आया? अब जो स्टार्ट करो, ठीक है। इसको भी स्कैनर से ही बनाएंगे, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मार्क कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट में लिखो और स्कैनर तक अपने आप लिख डालो एक बार फिर से, क्योंकि काफी लोग भूल गए तो थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। स्कैनर तक लिख डालो, और जिसको आ गया वो आगे भी लिख सकता है, जिसको नहीं आ रहा हो तो देख के ही चाहे तो लिखो। हाँ, सैलरी को हम डबल में भी ले सकते हैं, इंटीजर में भी ले सकते हैं। स्कैनर क्लास तक बना लिया सबने? चलो अब जरा देखना, इसके बाद हम बताते हैं। देखना, इस क्वेश्चन को हम फिर से एक बार पूरा लिख दे रहे हैं, क्योंकि स्कैनर क्लास बहुत से लोग को नहीं दिमाग में भी चीजें सेट हो। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्टिक, ये इंपोर्ट जावा, क्लास का नाम हमने दे दिया, क्लास का नाम क्या है, इन टैक्स, क्लास का नाम टैक्स दे दिया, वाइड मेन, और वाइड मेन के बाद अगला काम क्या करते हैं कोई बताओ, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना। तो हमने यहाँ पे स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया, स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर
सिस्टम डॉट इन, ये सही है। अब इस क्वेश्चन में हमें इनपुट क्या करना है, बोलो कोई। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है शुरू में, क्या इनपुट करना है, मंथली सैलरी। एक दो लाइन छोड़ दी वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए, फिर हमने मैसेज दिया एंटर मंथली सैलरी, सुनना, एंटर मंथली सैलरी, ठीक है ना, एंटर मंथली सैलरी। क्या मंथली सैलरी आ गई क्या? हाँ बोलो भाई, इस, हाँ टाइम हो गया क्या? चलो फिर जाओ, ठीक है, बाकी लोग बनाओ, इस वाले क्वेश्चन को बनाओ सब लोग, फिर हम आंसर इसका लिखेंगे, ठीक। चलो भाई हम जो इसका आंसर लिख रहे हैं, हो गया, इसका आंसर लिख रहे हैं, इसको चेक करना सब लोग। देखो हमने क्या बोला कि एग्जाम में अगर पेपर में नहीं लिखा है तो तुम्हारी मर्जी है, किसी से भी बना दो, या स्कूल में जो कहते हैं उसी से बनाओगे। फिलहाल हम लोग बफर रीडर से, सॉरी स्कैनर क्लास से बना रहे हैं ना, तो हम सीधे स्कैनर क्लास से लिख रहे हैं, पूरा नहीं लिख रहे हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पे, स्कैनर, अब यहाँ पे शुरू किया है। इसमें क्या इनपुट करना था बोलो? हाँ, एंटर नंबर ऑफ यूनिट्स, एंटर नंबर ऑफ यूनिट्स, और ये नंबर ऑफ यूनिट्स के बाद क्या करना है अगला काम, यूनिट क्या इनपुट हो गए क्या? नहीं, तो यूनिट को हमने यू में इनपुट कराया, लिखा क्या है, सी डॉट नेक्स्ट इन, क्योंकि यूनिट जो होती है वो पॉइंट में नहीं होती है ना, यूनिट तो पूरी हमारी इंटीजर में ही होती है, तो यहाँ पे ये यूनिट आ गए। अब कंडीशन बताओ क्या लगाए पहली, इफ u ग्रेटर देन 1 एंड u लेस देन इक्वल टू कितना, 150, सही है, कोई दिक्कत? अगर ऐसा हो गया तो हमारा जो चार्ज आएगा या बिल आएगा, कुछ भी वेरिएबल ले लो, कितना आएगा बताओ? हाँ, यू नंबर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 4 रुपीज 50 पैसे, कोई दिक्कत? 4.5 रुपए के हिसाब से मल्टीप्लाई होगी। फिर आ जाओ अगली कंडीशन, एल्सिफ यूनिट ग्रेटर देन 150 लिख दिया तो चलेगा क्या? सही है, सही तो है, क्योंकि यूनिट कहां से शुरू हो रही है, 151 से शुरू हो रही है ना। वो दो चीजें, या तो हम यहीं पे ऐड करते चले बार बार, या लास्ट में एक बार ऐड करते, दोनों सही है। तुमने अगर प्लस कराया तो बार बार किया होगा ना, हर एक में बार बार किया होगा ना, तो वो भी ठीक है, और लास्ट में एक बार लिख दें वो भी ठीक है। तो अब यहाँ पे यूनिट, हम ये बात कहते हैं, ये सही है कि गलत है बताओ? सही तो है, हमारी शुरू कहाँ से हो रही है, 151, हम यहाँ पे इक्वल टू थोड़ी ना लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं? और किसी ने लिखा यू ग्रेटर देन इक्वल टू 151, वो भी सही है। तो इसके बाद एल्स, ये एंड, u लेस देन इक्वल टू कितना हो गया, 400। अब हमारा चार्ज कितना लगने वाला है, u मल्टीप्लाइड बाय 5.50। मंथली रेंट हम लास्ट में ऐड करेंगे, हमने ये कहा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट में आ जाओ,